इधर मिडिल ईस्ट में तनाव कम नहीं हो रहा। ऐसे में जंग के बीच खाड़ी देशों के दौरे पर पहुंची हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने प्रिंस से मुलाकात की है। अब मेलोनी का अचानक खाड़ी देशों के दौरे पर पहुंचना क्या संकेत है? इस दौरे के पीछे रणनीति आखिर क्या है और क्यों ये मुलाकात पूरी दुनिया की निगाहों में है? आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इधर सांसद राहुल गांधी ने सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिन्हें लेकर अब डेटा सुरक्षा और निगरानी को लेकर नई बहस छिड़ गई है। तो क्या सच में देश की सुरक्षा से जुड़ा डेटा खतरे में है या फिर ये सिर्फ एक सियासी आरोप है? इस पर भी बात करेंगे। और इधर झारखंड की सियासत में अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। महागठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान के बीच अब तेजस्वी यादव का प्लान झारखंड एक्टिव हो चला है। रांची में होने वाला शक्ति प्रदर्शन क्या सिर्फ संगठन का कार्यक्रम है या फिर कोई सियासी रणनीति? क्या असम चुनाव के बाद गठबंधन में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एक खबर ने हलचल मचा रखी है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का दौरा सुर्खियों में है। जंग और ऊर्जा संकट के बीच मेलोनी अचानक खाड़ी देशों के दौरे पर निकली हैं। उनका ये दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं बल्कि यूरोप और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव और ऊर्जा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मेलोनी ने अपनी यात्रा की शुरुआत सऊदी अरब के जेद्दा से की। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मक्का क्षेत्र के गवर्नर प्रिंस सऊदी बिन अब्दुल अजीज, वरिष्ठ सऊदी अधिकारी और इटली के राजदूत ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। तो सवाल यह है कि अचानक इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनका जवाब तलाश रहे हैं युद्ध के जानकार, देश के जानकार, विदेश के जानकार। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसका मुख्य मकसद उन खाड़ी देशों के साथ समर्थन जताना है और साझेदारी को मजबूत करना है जो हाल के दिनों में ईरानी हमलों का सामना कर रहे हैं। ये कदम इटली की अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। असल में इटली युद्ध से पहले अपनी कुल गैस खपत का लगभग 10% हिस्सा कतर से आने वाली एलएनजी से पूरा करता था। वहीं पिछले साल की बात करें तो इटली के कुल तेल आयात में मिडिल ईस्ट का हिस्सा लगभग 12% था। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बाद अप्रैल से जून तक 10 कार्गोज जो इटली जा रहे थे फंसे हुए हैं रास्ते में। कतर एनर्जी के सीईओ और ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री ने बताया कि ईरानी हमलों के कारण कतर के एलएनजी निर्यात क्षमता का लगभग 17% हिस्सा प्रभावित हुआ है और इसी कमी को पूरा करने के लिए इटली जून से अमेरिका के गोल्डन पास एलएनजी सुविधा केंद्र से गैस प्राप्त करना शुरू कर देगा। तो मेलोनी ने जेद्दा में सऊदी अधिकारियों से मुलाकात के बाद क्राउन प्रिंस से बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा की बातचीत की, ऊर्जा आपूर्ति को लेकर उनसे बातचीत की और राजनीतिक स्थिरता पर चर्चा की। विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरे से यूरोप खाड़ी साझेदारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी और इटली की ऊर्जा आपूर्ति पर जो संकट है उसका असर कम करने में मदद मिलेगी। तो ये दौरा केवल प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं बल्कि इटली की विदेश नीति है, ऊर्जा रणनीति का अहम कदम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस दौरे से इटली की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा? क्या ये खाड़ी देशों के साथ राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा? तो आगे हम देखेंगे कि आने वाले समय में यूरोप और मिडिल ईस्ट की राजनीति में क्या बदलाव आता है और इटली की ऊर्जा संकट पर इसका क्या असर होता है। और इधर देश की बात करें तो देश की सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी से जुड़े कुछ सवाल देश की सियासत में बहस का मुद्दा बन चुके हैं। जहां एक तरफ सरकार चीनी सामानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है तो वहीं दूसरी तरफ अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी इमारतों में अब भी चीनी सीसीटीवी कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भले ही आम लोगों के लिए चीनी कैमरों के इस्तेमाल पर रोक की बात कही गई हो, लेकिन सरकारी इमारतों में अब भी ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आखिर इन कैमरों का डेटा कहां जा रहा है और क्या ये डेटा सुरक्षित भी है या नहीं। इसका जवाब सरकार के पास क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में कई अहम सवाल पूछे, जैसे
ये कैमरे किन देशों से आए हैं, इनमें कितने सुरक्षा के लिहाज से ये प्रमाणित हैं, कौन से विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, क्या प्रतिबंधित ऐप्स हैं, किसी दूसरे नाम से भी चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि सरकार ने इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया, ना ही कोई संख्या बताई, ना ही कोई सबूत दिया। यही नहीं, राहुल गांधी ने सरकार के जवाब को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर देश को अंधेरे में रख रही है और विदेशी निगरानी की सच्चाई को छिपाया जा रहा है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। अब बात करते हैं जमीनी हालात की, आखिर हकीकत क्या है। दिल्ली में सीसी नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा अभी चीन से बने कैमरों पर आधारित है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला लिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक चीनी कंपनी हिकविजन के लिए जो कैमरे लगाए गए थे वो धीरे धीरे अब उनको हटाया जा रहा है। उनकी जगह दूसरे देशों के कैमरे लगाने की बातचीत चल रही है। दिल्ली में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा चाइना के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो पहले चरण में लगाए गए थे। अब दूसरे चरण की बात आ रही है, उसमें नए कैमरे लगने हैं और चाइना के अलावा दूसरे देशों से लाने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर चीनी कैमरे हटाए जा रहे हैं तो सरकारी इमारतों के अंदर से लगे कैमरों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, आखिर उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो राहुल गांधी का कहना है कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है, डेटा प्राइवेसी से जुड़ा है। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और क्या आने वाले समय में इस पर कोई बड़ा फैसला भी लिया जाता है या नहीं। और ये आपको लिए चलते हैं झारखंड, जहां सियासत में सत्ता में बैठा महागठबंधन अब अंदरूनी खींचतान से जूझता हुआ नजर आ रहा है। 3 दलों का ये गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, ये गठबंधन देखने में भले ही बाहर से मजबूत दिखे लेकिन अंदर ही अंदर दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। इस बीच आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को रांची पहुंच रहे हैं, जहां एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यक्रम है या फिर इसके पीछे तेजस्वी यादव गठबंधन के भीतर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। तो दरअसल ये तेजस्वी यादव का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद का ये पहला झारखंड दौरा होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश स्तर की बात करें तो यहाँ से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारियों पर जोरों से तैयारियां की जा रही हैं। इस सम्मेलन के जरिए पार्टी अपनी जड़ें और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगी, झारखंड में खास करके। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। झारखंड में इस समय सबसे बड़ा टकराव झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। 56 सीटों के मजबूत बहुमत के बावजूद दोनों दलों के बीच दूरियां हैं। असम चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर सहमति नहीं बन पाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। अब इतना ही नहीं, कांग्रेस राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठा रही है, यानी गठबंधन के भीतर बड़े भाई की भूमिका को लेकर भी खींचतान चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को राज्य की सबसे बड़ी ताकत मानता है, सबसे बड़ा शक्ति केंद्र मानता है, जबकि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय कद के हिसाब से बात करती है और अपनी हिस्सेदारी चाहती है। अब इसमें एक और मोड़ आ गया। राज्यसभा चुनाव, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं और दोनों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी दावेदारी ठोक रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसे कम से कम 1 सीट तो चाहिए, इसके लिए वो जोर लगा रही है। इसी बीच तेजस्वी यादव की भी अपनी रणनीति है। वो चाहते हैं कि उनके करीबी प्रेमचंद्र गुप्ता को राज्यसभा भेजा जाए। यानी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं है बल्कि सियासी वर्चस्व की है, भविष्य की रणनीति की है। भले ही झारखंड में आरजेडी के पास सिर्फ 4 विधायक हों, लेकिन सत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए उसकी भूमिका बेहद अहम है। तो झारखंड की सियासत में ये हलचल क्या आने वाले बड़े बदलाव के संकेत है? क्या असम चुनाव के बाद महागठबंधन में दरार और गहरी होगी या फिर तेजस्वी यादव इस मौके को अपने राजनीतिक विस्तार के लिए इस्तेमाल करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे, आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।